बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं तेजस्विनी का ये विशेष अंक जो समर्पित है हमारे देश के शिक्षिकाओं के लिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को दिए गए और तेजस्विनी के इस विशेष अंक में हम भी लेकर हाजिर हैं हमारे देश की 2 ऐसी शिक्षिकाओं को जिन्होंने अपना पूरा जीवन छात्रों के सुधार, उनके चरित्र निर्माण को ही समर्पित कर दिया। कहते हैं शिक्षक छात्रों का चरित्र गढ़ता है, उनका भविष्य गढ़ता है। ऐसे में आज हमारे साथ इस मंच पर जो शिक्षिकाएं जुड़ रही हैं उनमें से एक है डॉक्टर शीला आसोपा, जो जोधपुर के सरकारी स्कूलों में, जो गांवों के सरकारी स्कूल हैं, वहीं काम करती आ रही हैं, दशकों से यही काम कर रही हैं और उन्होंने जहां जहां वो गई वहां वहां उन्होंने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है। उन्हें जल संरक्षण के लिए जो काम किए गए उसके लिए वाटर हीरो का पुरस्कार भी मिला है। जर्जर गांव के स्कूलों की इमारतों को बदलकर उन्होंने डिजिटल और स्मार्ट क्लासेस बना डाली और जानकारी आगे लेंगे। लेकिन साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली की रितिका आनंद, जो सेंट मार्क स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं और आप फिजिक्स की टीचर हैं। लेकिन आपको यह श्रेय जाता है कि आपने फिजिक्स को सरल और रुचिकर माध्यम से इस तरह छात्रों तक पहुंचाया कि उनके छात्र आज देश को गौरवान्वित भी कर रहे हैं। तो आइए करते हैं मुलाकात इन शिक्षिकाओं से। अध्ययन के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिकाओं में शामिल हैं दिल्ली की सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल रितिका आनंद, जो फिजिक्स के कठिन सिद्धांत छात्रों को रोचक तरीकों से कहानियों, खिलौने, रंगमंच या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आसानी से समझा देती हैं। वे दिव्यांग छात्रों के लिए भी विशेष वीडियोस बनाकर मदद करती रही हैं। विषय वस्तु के अलावा वे जीवन के अन्य पहलुओं जैसे गुड टच, बैड टच, मूल्य और नैतिकता जैसे मुद्दों के प्रति भी छात्रों को जागरूक करती रही हैं। एनसीईआरटी के लिए भी उन्होंने 47 से अधिक वीडियोस बनाए हैं जो ई विद्या जैसे चैनल्स पर उपलब्ध हैं। और जोधपुर के श्याम सदन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर शीला आसोपा ने अपने बूते असंभव को संभव कर दिखाया। सरकारी स्कूलों की काया पलटकर जर्जर विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदल डाला। विरोध सहा, संघर्ष किया, लेकिन बेटियों की शिक्षा को लेकर समाज की सोच बदली। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा तो उन्हें खेलों में भी आगे बढ़ाया। हुनर सिखाया, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण पर व्यापक कार्य किया। स्कूलों में जल संसद शुरू की, श्रमदान के साथ तालाब, कुओं को पुनर्जीवित किया और जल संरक्षण पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। स्वच्छ हाथ स्वच्छ शरीर जैसी मुहिम से कितने ही छात्रों को जोड़ा, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। शिक्षा में नवाचार के लिए भी कार्य किया। QR कोडेड बुक्स, ई कंटेंट तैयार किया। एनसीईआरटी के द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन स्कूल एजुकेशन भी हासिल किया। देश के सामने मिसाल बन रही आज के दौर की ये प्रगतिशील अध्यापिकाएं हैं हमारी तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत रितिका जी का आपका तेजस्विनी के मंच पर। तो आइए करते हैं मुलाकात रितिका आनंद से। रितिका जी, आप पिछले कई सालों से फिजिक्स पढ़ा रही हैं और सच कहूं तो मुझे भी एक स्टूडेंट के तौर पर फिजिक्स से बहुत डर लगता था और शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फिजिक्स को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। लेकिन आपको ये श्रेय जाता है कि आपके स्टूडेंट्स फिजिक्स को इतना प्यार करते हैं क्योंकि आप उन्हें ऐसे तरीके से पढ़ाती हैं। क्या मंत्र है, क्या जादू है आपके शिक्षण का? तो सबसे पहले तो फिज़िक्स वाकई मुझे लगता है कि हमने ना स्टिग्मेटाइज कर दिया है फिज़िक्स एंड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को। तो बहुत साल तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, इट टुक मी अ वाइल टू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और मज़ेदार बनाया जाए। और इसकी की है स्टोरी टेलिंग इन फिज़िक्स एंड यूजिंग टॉय बेस्ड पेडागोजी इन फिजिक्स, जो बहुत मजेदार है। लेकिन मुझे कितना अविश्वसनीय लगता है ये, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कहानियों से आप फिजिक्स पढ़ा सकते हैं और खिलौनों से फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई उदाहरण देके कहानी सुना के बताएंगे हाँ, हमें? अच्छा, अब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है ईदगाह। कहानी हम सबने पढ़ी है, हमारे दर्शकों ने भी सुनी है, पढ़ी है। एक सेलिब्रेटेड स्टोरी है। तो हामिद अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, अमीना से, और फिर जाते हैं मेले में और अपने दोस्तों से मिलते हैं। दोस्त जो हैं वो तरह तरह के
खिलौने खरीद रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर खिलौनों की बात होती है, जायंट व्हील में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब एंड में वो लेकर आते हैं चिमटा। चिमटा इज अ सिंपल मशीन। सो जब हम सिंपल मशीन्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो चिमटा सबसे पहले, इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो कहानी के माध्यम से हम चिमटे तक पहुंचे। अब दादी को चिमटा क्यों चाहिए? कि भाई उनकी उंगलियां ना जल जाएं। सो अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। सो हीट, सिंपल मशीन्स, ग्रेविटी, फोर्स, हमने हर चीज को छू लिया इस कहानी के माध्यम से। बच्चे तो खुश होते हैं, दे विल नेवर फॉरगेट the story and they will never forget the concepts। लेकिन इसका मतलब इसमें श्रेय आपको भी जाता है कि आप कहानियां पढ़ती हैं, उन्हें चुनती हैं और उसके माध्यम से कि किस सिद्धांत को हमें किस कहानी के माध्यम से सिखाना है। कितनी कहानियां पढ़ती हैं फिर इस तरीके से आप भी? देखो, सिंपल सी बात यह है, मैं ये मानती हूँ if you have to be successful you have to be a storyteller। So यदि हम कहानियां और कहानी जरूरी नहीं है कि सेलिब्रेटेड हो, कहानियां तो बनाई भी जा सकती हैं। क्योंकि मैं थिएटर को एक बहुत पावरफुल टूल मानती हूँ क्लासरूम में, एक स्कूल में। तो मुझे लगता है कि स्क्रिप्टिंग और कहानियां लिखना, तो हम अपनी कहानी को अपनी तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हम कहते हैं कि भाई आपको भी शायद याद होगा कि भाई जब हम स्कूल बैग डालते हैं तो जो तना है वो मोटा होगा तो यहाँ पर कम भार होगा। यदि वो if it is very small, so it just creates a lot of pressure। तो concept ये है that pressure is inversely proportional to area of contact। अब अगर मैं इस तरह से मैं बात करूं तो बच्चे डर सकते हैं, it's inversely proportional to the area of contact। तो हम क्या करते हैं, कहानी बनाते हैं। वीरानी की कहानी है, एक जंगल है, वहां पर एक बाबा आए। बाबा ने कहा that I am going to lie on the bed of nails and I will, nothing will happen to me। क्योंकि मैं तो सुइयों के वो नेल बेड पे लेटूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो सारे लोग उनके पैर छूते हैं, बट रानी कहती है रुको, इनके पैर मत छुओ, ये तो सिंपल साइंस है। क्योंकि अगर एक नेल होगा, एक कील होगा और बाबा जी उस पे खड़े होंगे तो वो कील उनके अंदर चुभ जाएगी और उन्हें हर्ट करेगी। अगर बहुत सारे कील होंगे, वो उन पर लेटेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। अब छोटी सी बात है, कहानी सुनाने में मुझे शायद 2 मिनट लगे, लेकिन बच्चे ये कहानी और ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। लेकिन आप साथ साथ आपके काम की बात करूं, क्योंकि इससे पहले हम अपनी दूसरी मेहमान को जोड़े, एक आपसे और सवाल। आप सामुदायिक कार्य भी करती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं। आप देखें तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी वीडियोस बनाती हैं। कोविड काल में आपने ये काम बहुत हद तक किया, रंगमंच की कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स शुरू किया आपने इत्यादि। ये सब कैसे संभव किया? क्योंकि दिव्यांग जन को कोरोना काल के समय डिस्टेंस लर्निंग थी वो एक तरह की। बिल्कुल। कैसे किया आपने इसे? सबसे पहले तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि थिएटर इज थेरेपी। क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं तो म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है और 21st सेंचुरी स्किल्स जिसे हम कहते हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज आपको इस एक आर्ट फॉर्म से गिफ्ट में मिल जाती है। तो हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में हमें इस बात का बहुत गर्व था एक समय में कि हम 30 या 40 प्लेज हर साल कराते थे बच्चों से। और ये बहुत, मैं गौरवान्वित होकर ये बात लोगों को बताया करती थी। और किसी ने मुझसे एक दिन पूछा, इसी एक चैट में मेरे से किसी ने पूछा कि भाई आप व्हाट आर यू डूइंग फॉर इंक्लूसिविटी, आपने दिव्यांग बच्चों के लिए क्या किया? और आप मानेंगे ये बात मेरे दिल को इतनी छू गई कि ये बात बिल्कुल सच है। हम काम कर रहे हैं एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, बट वी आर नॉट। सो इसे हमने सोचा, समझा और स्ट्रेटेजाइज किया, इसको प्लान किया गया कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सक्लूड बट वी आर गोइंग टू इंक्लूड। तो फिर हमने इस तरह की वर्कशॉप्स डिजाइन करी अपने लेवल पर ही, बच्चों को स्पीच ट्रेनिंग और जिसे कहते हैं कि उनके जितने भी बैरियर्स थे वो हमें धीरे धीरे टूटते नजर आए। पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया इसमें। घर में ग्रीन स्क्रीन लगाई, डायलॉग्स हमने उन्हें ऑनलाइन प्रिपेयर कराए और फिर ग्रीन स्क्रीन के आगे हर एक कैरेक्टर को उसमें रेडी करके फिर उसे जोड़ के हमने एक प्ले फॉर्म में प्रेजेंट किया। ये कोविड काल में था जी, बिल्कुल। लेकिन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था, जो खुशी थी, जो पेरेंट्स की, टीचर्स की, हम सबकी जो खुशी थी ना, दैट वाज इनकम्पैरेबल एंड ऑफ कोर्स इट बिकेम अ रिचुअल देयर आफ्टर। हाँ, और उसके बाद सोचिए आपके
इस पहल के माध्यम से कितने ही बच्चे हैं जिनका जीवन संवर गया है। लेकिन यहाँ पर आइए हमारी दूसरी मेहमान को भी कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शीला आसोपा, जो जोधपुर के सरकारी स्कूल, गांवों के स्कूल में पढ़ाती आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आपने जो काम किया है डॉक्टर आसोपा, उसको लेकर ये कहा जाता है कि जोधपुर के गांवों में किसी भी बच्ची से जाकर अगर आप डॉक्टर आसोपा का नाम लेते हैं तो गांवों की सभी लड़कियां आपके बारे में जानती हैं, क्योंकि आपने इतना काम किया है उनके जीवन को बदलने में। सबसे पहले मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगी कि किस तरह आपने गांव की बच्चियों को शिक्षा के साथ जोड़ा, क्योंकि इसके लिए तो आपने रिकॉर्ड भी बनाया है। जी मैम, मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है कि बालिकाओं को सशक्त करूं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ वो हर बालिका शिक्षित हो। तो मैम, मैंने बालिकाओं को जोड़ने के लिए, बालिका नामांकन वृद्धि के लिए स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाने में के लिए जन समुदाय का सहयोग लिया। साथ ही बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कैंपेन चलाए, बेटियों को डिग्री दिलाइए दहेज नहीं, ये अभियान चलाया। साथ ही बच्चियों को जो जिनका बाल विवाह हो चुका था, उन बच्चियों को जोड़ने के लिए हमने विशेष कैंपेन चला के कई बच्चियों को हमने जोड़ा। और बालिकाओं को मैंने खेलों से, कला से, विज्ञान प्रतियोगिताओं से, डिजिटल ई कंटेंट प्रतियोगिताओं से, कई प्रतियोगिताओं से जोड़ के उनको सशक्त बनाने का प्रयास करा। साथ ही प्रोजेक्ट हुनर भी चलाया। बच्चियों में वो जिस हुनर में पारंगत है उसको हमने मोटिवेट करके और उसको उसमें पारंगत करने की कोशिश करी, ताकि वो जिला, राज्य, राष्ट्र स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। जी, पर डॉक्टर आसोपा, आपके लिए उदाहरण देना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप जैसे थोब में आप थी तो वहां पे जर्जर कमरे थे स्कूल के, आपने उन कमरों की मरम्मत करा डाली। धवा में आप पहुंची तो वहां बालिका जागरूकता को लेकर आपने काम किया, जिसके बारे में आपने बताया। आप आगे बावड़ी में पहुंची तो वहां आपने जल संरक्षण पे काम किया। श्याम सदन में पहुंची तो वहां आपने स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल क्लासेस बना डाली। तो मतलब ये जो आप परिवर्तन हर जगह ला रही हैं, कह सकते हैं कि आपने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। क्या प्रेरणा रही आपके लिए इसके पीछे, क्योंकि ये छोटे काम नहीं है जो आपने? प्रेरणा तो मेरे स्कूल के बच्चे ही रहे हैं मैम। मैं जहां जहां रही मैम, वहां स्कूल की अलग अलग तरह की समस्याएं थी, तो मैंने कभी भी समस्या को समस्या नहीं माना मैम। जैसे मैं थोब में गई तो मैम पूरी बिल्डिंग जर्जर थी और 450 बच्चों का जीवन असुरक्षित था, दरारें पड़ी हुई थी। मुझे नींद नहीं आती थी कि कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, और मेरे ज्वाइनिंग से पहले ये हादसा हो गया था। स्कूल का मलबा, वही कमरों में जो पट्टियां गिरी हुई थी, वो मलबा एज इट इज पड़ा हुआ था। हमने 6 महीने विशेष प्रयास करके, गांव वालों को संपर्क करके, जन समुदाय के सहयोग से, और हमें सरकार का भी सहयोग मिला, पूरा भवन वहां तैयार हुआ। और अब वो स्कूल उस एरिया की बहुत अच्छी स्कूलों में मानी जाती है। तो पहले जहाँ पेरेंट्स उस स्कूल में बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते थे, अब वहां पे नामांकन बढ़ा। फिर वहां मैंने बच्चियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करा। विद्यालय इतिहास में पहली बार बच्चियां वॉलीबॉल टीम में गई खेलने के लिए और जिले में फर्स्ट आई मैम। राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर भी गई। उन बच्चियों में शारीरिक शिक्षिकाएं भी है, मुझे मिलती है। वो कहती मैम यू प्रोटेक्ट मी, और आपने हमें राह दिखाई और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। तो मैम मुझे बहुत खुशी होती है कि एक शिक्षिका के रूप में मेरा जीवन सफल हो गया। जी, आसोपा जी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन हमारी दोनों शिक्षिकाएं जो आज उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं समाज के सामने, उनसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ी हैं 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिकाएं, दिल्ली के रितिका आनंद और जोधपुर की डॉक्टर शीला आसोपा। रितिका जी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि कैसे शिक्षिकाएं एक बदलाव ला रही हैं। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपको टीचिंग में ही जाना है या आपको शिक्षिका ही बनना है? क्योंकि आजकल के दौर में कहा जाता है कि और अलग अलग प्रोफेशंस आ चुके हैं, उसकी तरफ ज्यादा युवा आकर्षित हो रहे हैं। ये एक अगेन स्टिग्मा हमारे सोसाइटी में हमेशा रहता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये भी एक स्टिग्मा है कि टीचिंग, जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो इसे हमें तोड़ना है और ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने भी अपनी 23 साल की जर्नी में ये महसूस किया है, ये सीखा है दैट ये एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहां आप रोज़ अपनी पर्सनालिटी में एक डायमेंशन को ऐड करते हैं एवरी डे। देयर कैन, यस, बिकॉज देयर इज नो डल डे इन अ स्कूल। आपके साथ इतनी यंग पॉजिटिव एनर्जी है, बच्चे हैं आपके साथ, और तेजी से समय बदल रहा है। तो चलिए यही सवाल लेके मैं आसोपा जी के पास भी जाना चाहूंगी। शीला आसोपा जी, आप जो अपने काम की फहरिस्त गिना रही हैं, ये बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसी बात को आगे भी बढ़ाना चाहूंगी। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, हम जानते हैं पेड़ लगाना, बच्चों को जागरूक करना सभी स्कूलों में किया जाता है। आपने ऐसा क्या खास और अलग किया कि आपको वाटर हीरो का पुरस्कार तक मिला? मैम, मेरा ये मानना है कि बात करने से कुछ नहीं होता, धरातल पर भी फलीभूत होना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास रहा कि मैं बच्चों को जल जागरूकता अभियान से जोड़ूं। मैं जिस विद्यालय में रही, मैंने जल संरक्षण और जल जागरूकता अभियान से बच्चों को जोड़ा, क्योंकि अगर देश के बच्चे इस अभियान से जुड़ जाएंगे, मेरा ये प्रयास रहा मेरे विद्यालय तक ही नहीं, अन्य विद्यालय, जिला, राज्य, राष्ट्र स्तर तक ये मुहिम हमारे विद्यालय की पहुंचे। लेकिन आप एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई, जल संसद का कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चों की पार्लियामेंट जो पानी के मुद्दे पर बात करे और काम करे। जी मैम, हमने बच्चों की कल के लिए जल बच सके, इसके लिए बच्चों की जल बाल संसद का गठन करा, ताकि बच्चे विद्यालय में जल संरक्षण गतिविधियों को वर्ष पर्यंत संचालित कर सके। इको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न पद्धति का प्रयोग करते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बच्चों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से डेवलप करे। लो फ्लो वाटर हैंड वॉश पॉइंट, मेरी कक्षा मेरा बगीचा अभियान चला के बच्चों को हमने पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही 30 से अधिक हमने जल संरक्षण नवाचार करे, समुदाय को जोड़ा हमने। अच्छा। प्लम्बिंग ट्रेनिंग बच्चों की कराई, कुएं बावड़ियों पे हमने जाके श्रमदान करे। इन सब का उद्देश्य था बच्चों में जल जागरूकता आए, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर बच्चा घर जाके कहता है कि पापा पानी बचाना है, पानी वेस्ट हो रहा है, अगर देश के हर बच्चा ऐसे कहने लग जाए, तो ये सरकार की जो मुहिम है उसमें जरूर मदद मिलेगी। और बच्चे, सरकार का तो प्रयास ही रहता है कि इस मुहिम को जन आंदोलन की मुहिम बनाया जाए। 50,000 बच्चों को आपने ठीक से हाथ धोना सिखाया, एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया आपने। लेकिन यहाँ पर रितिका जी, हम ये तो समझते हैं कि जो अध्यापक जो काम करते हैं उससे बच्चों पर बहुत गहरी छाप पड़ती है। मुझे भी याद है, जैसे हिंदी की जो हमारी टीचर होती थी 9th-10th में, उनका मुझ पर इतना गहरा असर पड़ा कि हिंदी में मेरे को डिस्टिंक्शन मिली 10th में, जबकि मैं साइंस स्टूडेंट रही। टीचर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में रितिका जी, बच्चों पर कितना आपने बहुत बदलाव किया, टीचिंग के तरीके बदले, बच्चों पर कितना बदलाव हुआ, इसका कितना असर पड़ा इसका? देखिए, बच्चे हमेशा हम ना टीचर्स होकर बच्चों को कभी कभी कैटेगराइज कर देते हैं, उन्हें हम बॉक्सेस में डाल देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसे आपका सवाल है कि बच्चों पर क्या असर पड़ा, यदि टीचर की तैयारी पूरी है, यदि टीचर अपने बाण पूरे घर से पूरी आर्टिलरी तैयार करके लाई है, तो मतलब ही नहीं कि एक भी बच्चा उस कक्षा में छूट जाए या ये कहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बिकॉज हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत बहुत प्रभाव है बच्चों की। और आप देखिए ममता जी, किस तरह से हम कंप्यूटर्स पर, हमें हर चीज़ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन सब कंप्यूटर्स पर अवेलेबल है। तो टीचर का क्या काम है? यदि मुझे वो कॉन्सेप्ट
किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर सीखने को मिल जाएगा तो बच्चा स्कूल क्यों आएगा? तो बच्चों को स्कूल लेकर आना है, उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, उन्हें ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं जो कंप्यूटर से उन्हें ना मिले। तो वो एक खास बात है। और जब आप दिल से दिल कनेक्ट करके ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों को देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चा आपकी क्लास में ये कह सकता है कि नो, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। तो धुरी जो है वो घूम के टीचर पर ही आती है। टीचर पर ही आती है, बिल्कुल। डॉक्टर असोपा, चूंकि बच्चों पर आपके हर काम का बहुत गहरा असर पड़ा है, यही सवाल आप तक भी लेके जाना चाहूंगी। आप बदलाव लाए, बच्चे कितने बदले, बच्चे किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं जो ये साबित करता है कि उन पर इन बातों का असर भी हुआ है? मैम, बच्चों में मैं बहुत अधिक बदलाव महसूस करती हूँ। बच्चे पहले सही तरीके से हाथ नहीं धोते थे, अब वो खुद भी सही तरीके से हाथ धोते हैं, अपने घर में भी धोते हैं। और मैम, ये स्वच्छ हाथ स्वच्छ शरीर अभियान हमने 2017 में प्रारंभ करा था, जब कोरोना था भी नहीं मैम। कोरोना जैसी वायरस के बारे में हमने सुना था भी नहीं मैम। सही तरीके से हाथ धोने की प्रक्रिया, हम जो व्यवहार उनमें डेवलप हो जाए तो विश्व में होने वाली 30 लाख मौतों को रोक सकते हैं मैम। जल संरक्षण और स्वच्छ हाथ स्वच्छ शरीर अभियान मेरे जीवन का मिशन है मैम। असोपा जी, आप इतना कुछ जो काम कर रही हैं, ये अब तो हम सफलता के तौर पर इसको देख रहे हैं आपकी, लेकिन जाहिर है कि ये आसान तो नहीं रहा होगा। बहुत सारी चैलेंजेस, मुश्किलें, चुनौतियां आई होंगी आपके सामने, क्योंकि जमीन से बदलाव को आप लेकर ऊपर उठी। तो क्या कुछ मुश्किलें रही आपके सामने? मैम, मुझे बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। बच्चों को सबसे ज्यादा तो समस्याओं का सामना मुझे उन बालिकाओं के लिए करना पड़ा जिनका बाल विवाह हो चुका था। तो उनके पेरेंट्स को समझा कि आप इनकी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। साथ ही बच्चियों को जब मुझे खेल में, कला में, विभिन्न प्रतियोगिताओं, विज्ञान में, डिजिटल ई कंटेंट प्रतियोगिताओं में जब भाग दिलाना होता था तो पेरेंट्स को मुझे कन्विंस करना पड़ता था कि आप मुझे बच्ची को मैं खुद साथ जाऊंगी, मैं इनका खर्च भी खुद उठाऊंगी, आप उनको भेजिए। तो मैम, क्योंकि मेरे जो विद्यालय है वहां पर अधिकतर जरूरतमंद तबके के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं जो इतने खुले विचारों के नहीं होते थे, तो उनको मुझे घर जाके समझाना पड़ता था। और ईश्वर कृपा से लगातार प्रयासों से मैं सफल भी रही, कई बच्चियों को मैंने जोड़ा है। जी बिल्कुल। और कहते हैं ना, बेटी का जीवन संवारती हैं तो आप पूरे परिवार, समाज, देश का भविष्य संवारती हैं। बहुत महान काम कर रही हैं आप। लेकिन रितिका जी, यहाँ पर सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आपको 2021 में CBSE का एक्सीलेंस अवार्ड मिला, 2022 में आपको स्टेट अवार्ड मिला और अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये जो शिक्षण की प्रक्रिया जिसको आपने अपने जीवन में आत्मसात किया, कहाँ तक रितिका आनंद को इसने बदला? बहुत ही प्यारा सवाल है ये। इसने मुझे हर रोज, हर दिन बदला। कोविड ने इसे और ज़्यादा मैं कहूँगी कि रिफाइन किया। सबके लिए मुश्किल समय था वो, लेकिन किस तरह से टीचिंग कम्युनिटी ने, पूरी टीचिंग कम्युनिटी ने, हमने सबने मिलकर इस एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से खड़ा किया, किस तरह से डिजिटली, और इतने सारे जैसे PME विद्या हो गया या स्वयं प्रभा चैनल हुआ, किस तरह से डिजिटलाइजेशन इन एजुकेशन हुआ और कितनी क्विकली एवरीथिंग started falling into place। और रितिका आनंद हर रोज, हर पल चेंज हुई फॉर बेटर। आज से अगर मैं 23 साल पहले की अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ तो मुझे आई वाज जस्ट अ फ्रेशर आउट ऑफ कॉलेज। मुझे नहीं पता था, मेरे पास सब सामान था, साजो सामान था टीचर बनने का, लेकिन किस चीज़ को कहाँ यूज करना है और कहाँ पर बच्चों को किस तरह से सही डायरेक्शन में, और क्या पोटेंशियल है हमारे देश के यूथ में इस देश को बदलने का, ये सब चीजें एक दिन में नहीं आती। आज आप एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका के तौर पर हमारे सामने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज करती हैं। आप के 47 से ज्यादा वीडियोस हैं जो NCERT के ई-विद्या और अन्य चैनल्स पर उपलब्ध हैं, और बहुत बेहतरीन काम आपका जिसको देश आज सलाम कर रहा है। लेकिन साथ ही असोपा जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी। आप तो जमीन से जुड़े लोगों के साथ, आप हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ती आ रही हैं, उनके चेहरे पे खुशी देती आ रही हैं। इस खुशी ने, इस प्रयास ने आपको कहां तक बदला, आपको कहां तक एक संतुष्टि दी? मैम, मैं तो अपने प्रोफेशन को जीती हूँ मैम। मैं बचपन से ही
शिक्षिका बनना चाहती थी और अपने इस सपने को साकार होते देखती हूँ प्रतिदिन मैम कि, और बच्चों की खुशी देख के, उनके पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देख के तो मैम मेरे पाँव जमीन पर नहीं रहते और उनकी खुशी चेहरे पे ये मेरा सपना रहता है जी। कि मतलब मैं हर दिन उनके लिए प्रयास करती हूँ कि मैं कुछ नया करूँ और उनके जीवन को बेहतर बनाऊँ। अंत में दोनों टीचर से आखिरी सवाल, रितिका जी शुरुआत आपसे, बच्चों के लिए क्या मंत्र जीवन का आप देना चाहेंगी अपने अनुभव के आधार पर? बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि हर एक्सपीरियंस को ग्रहण करें। पढ़ना बहुत अच्छा है, एक्सीलेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। खिलौनों को तोड़ना जोड़ना ज़रूरी है। अपने माँ बाप से, अपने टीचर से दिल का कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के चैनल्स हमेशा खुले रखना ज़रूरी है। तो खेलो, कूदो, पढ़ो, बढ़ो और हमेशा खुश रहो। एंड डेफिनेटली यू हैव टू एम फॉर एक्सीलेंस। जी, डॉक्टर शीला आसोपा जी, आपका भी क्या मंत्र आपके छात्रों के लिए? सब बच्चे अपना 100% देके पढ़ने की कोशिश करें और अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के ऊपर वो बल दें। रासायनिक शिक्षा के साथ खेल कूद, कला, हर गतिविधि में वो भाग लें और अपने हुनर को पहचान के, उनके अंदर जो हुनर है उसको पहचान के वो आगे बढ़े और न केवल देश समाज बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी अपना पूरा। बिल्कुल, और आप जो कह रही हैं ये संभव भी हो पाएगा जब अभिभावक भी साथ जुड़ेंगे, पेरेंट्स को भी समझना होगा कि ये सब करना बेहद जरूरी है और पूरा समाज जब बच्चे के विकास के लिए एकजुट प्रयास करता है तो जाहिर है सफलता जरूर मिलती है। फिलहाल आप दोनों शिक्षिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभार मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे मंच पर आज 2 शिक्षिकाएं। कैसा लगा आपको ये अंक? हमें लिख भेजिए, हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ, लेकिन फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।